हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं ऑप्शनल में PSIR और GS में पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस IR तथा GS पेपर थर्ड का इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाता हूँ। मैंने पहले भी अपने इस वीडियो में कई बार इसका उल्लेख किया है। मैं दिल्ली के कुछ नामी गिरामी बड़े संस्थानों से जुड़ा रहा हूँ और वहाँ रहते हुए मैंने काफ़ी पारंगत हासिल किया है, लेकिन अब मैं स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहा हूँ। खैर, जो भी है, आज हम लोग धन विधेयक पर चर्चा करेंगे। यह बजट का ही एक हिस्सा है। एक्चुअली 23 जुलाई को जब निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया था, उसी समय से हम लोग इस पर जिक्र करते आ रहे हैं और उम्मीद है आप इससे लाभान्वित हो भी रहे होंगे। तो हम लोग जो है आज जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह भी बजट से ही रिलेटेड है और वह है धन विधेयक से रिलेटेड। आज हम लोग धन विधेयक पर दो तरह की चर्चा करेंगे। एक तो धन विधेयक को परिभाषित करेंगे और देखेंगे कि संविधान में इसकी क्या व्यवस्था है, और दूसरा धन विधेयक और वित्त विधेयक के बीच क्या प्रमुख अंतर होता है। तो सबसे पहले धन विधेयक को परिभाषित किया जाए। आपको हम बताते चलें कि धन विधेयक का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के 110(1) यानी 110 के वाक्य 1 के अंतर्गत उपवाक्य A से F तक दिया हुआ है, और इस संबंध में संविधान बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि जो भी अनुच्छेद 110(1) से 1A से लेकर F तक दिया हुआ है, हम उनको धन विधेयक मानेंगे। और ये आइटम जिसमें भी हैं, ये सभी फर्स्ट क्लास फाइनेंस बिल अनुच्छेद 117(1) जिसमें कि प्रक्रिया समझाई गई है, उसके अंतर्गत रखे जाएंगे और उसमें इसका जिक्र भी है। यानी अनुच्छेद 110 के वाक्य 1 के उपवाक्य A से F तक जो भी चीज़ें कही गई हैं, अगर उनका जिक्र किसी विधेयक में है या उनमें से किसी आइटम का जिक्र किसी विधेयक में है, तो वह फाइनेंस बिल ऑफ द फर्स्ट क्लास माना जाएगा। और शेष केवल मान लीजिए उससे रिलेटेड है कहीं किसी तरह से, जैसे मान लीजिए कर संबंधी अगर जिक्र है तो 110(1) में आएगा, 117(1) में आएगा, प्रथम श्रेणी के वित्त विधेयक में आएगा। और अगर ट्रिब्यूनल यानी अधिकरण से संबंधित है, कर वसूली से संबंधित है, तो उसे हम अनुच्छेद 117(3) में रखेंगे। इस प्रकार से 117(1) और 117(3) में अंतर किया गया। दूसरे शब्दों में वित्त विधेयक और धन विधेयक में प्रमुख अंतर बस यही है कि सभी वित्त विधेयक जो होते हैं वो धन विधेयक की तरह से ही लोकसभा में रखे जाते हैं और राष्ट्रपति के कहने पर रखे जाते हैं, लेकिन बाद में चल करके राज्यसभा के पास इन दो को छोड़ करके शेष में समान शक्तियां होती हैं। इस पे जॉइंट सिटिंग बुलाने की भी व्यवस्था है। इसका सीधा मतलब है शेष मामलों में ये साधारण विधेयक की तरह से ट्रीट किए जाते हैं और इनको साधारण विधेयक की तरह से ही आगे पास भी किया जाता है। यानी राज्यसभा के पास लोकसभा की तरह से ही बराबर की शक्ति उपलब्ध होती है। साथ ही अगर दोनों के बीच मतभेद हो जाए किसी बात को लेकर के, तो इस पर अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक बुलाने की भी व्यवस्था है राष्ट्रपति द्वारा, ताकि इसे पारित किया जाए। संयुक्त बैठक के बारे में भी कभी बाद में चर्चा कर देंगे। हम पूरे संविधान पर ही चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट छोड़ेंगे, लेकिन जो कॉन्टेक्चुअल है उस पर पहले चर्चा कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 110(1) में सबसे इम्पॉर्टेंट 5 चीज़ें कही गई हैं जो कर संबंधी हैं। नए कर को लगाना है, पुराने कर को समाप्त करना है, कर में बदलाव करना है या कर के ढांचे में बदलाव करना है, कर की प्रकृति में बदलाव करना है, या कर को विनियमित करना है, यानी कौन कर वसूलेगा, कर का निर्धारण कैसे किया जाएगा, कर के से विवाद होने की दशा में करदाता और सरकार के बीच फैसला कौन करेगा, कौन इस मामले की सुनवाई करेगा, इत्यादि इत्यादि रेगुलेशन में आते हैं। तो इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन और
रेगुलेशन, ये 5 चीज़ें कही गई हैं जो कि कर संबंधी हैं। अब अनुच्छेद 110 ए के अंतर्गत तो ये 5 चीज़ें हो गई। अनुच्छेद 110 एक बी के अंतर्गत जो बातें कही गई हैं, वो सरकार जो उधारियां लेती है, चाहे बाहरी सोर्स से ले चाहे आंतरिक सोर्स से ले, आंतरिक सोर्स से बैंकों से, वित्तीय संस्थानों से लेती है, और जिसमें एनबीएफसी और बैंकिंग दोनों तरह की संस्थाएं होती हैं, और बाहर से द्विपक्षीय या बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों से लेती है। जैसे अगर आईएमएफ से लेती है, वर्ल्ड बैंक से लेती है, एडीबी से लेती है तो बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है। ओपिक और सीसीसी से लेती है तो ये द्विपक्षीय वित्तीय संस्थान है। इनके बारे में भी कोई बाद में चर्चा किया जाएगा। तो इस प्रकार से सरकार दोनों तरह से उधारियाँ लेती है, तो उधारियों की गारंटी भी सरकार को लेनी पड़ेगी, इसका भी इसमें जिक्र है। इसके बाद सरकार जिस तरह से ये कोई विधेयक ला करके अपने पुनर्भुगतान या अन्य वित्तीय उत्तरदायित्वों को जिसका निर्वहन वो करती आ रही है, जिसका निर्वहन करने वाली है, उस संबंध में कोई व्यवस्था बनाती है, तो उसका भी जिक्र इसी में है। वो भी सरकार कर सकती है विधेयक के माध्यम से कानून बनवाकर। हालांकि इसमें लोकसभा का अपर हैंड होगा, लेकिन फिर भी हम इसे संसद ही कहते हैं, क्योंकि ट्रांसमिट तो राज्यसभा में किया जाएगा। ये दूसरी बात है, राज्यसभा के पास बहुत ही कम शक्तियाँ होती हैं, आपको हम बताते चलें। इसीलिए एक बार आधार विधेयक को लेकर के अरुण जेटली साहब जिंदा थे, उन्होंने, वही वित्त मंत्री थे, उन्होंने इसे पारित करवा दिया था धन विधेयक की तरह से, जिसमें राज्यसभा की शक्ति एकदम सीमित हो गई थी। 2016 में की घटना है। उसके बाद ये मामला जयराम रमेश जो कांग्रेसी नेता, वो सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे। जो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने 7 सदस्यीय एक संविधान पीठ भी बना दिया इसकी सुनवाई के लिए, और कहा है हम इस पर जल्द ही फैसला दे देंगे। खैर जो भी है, मोटे तौर पर कहने का तात्पर्य ये है कि धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। उसके पीछे सिंपल लॉजिक है, और वो लॉजिक ये है कि लोकसभा के प्रति ही सरकार उत्तरदायी होती है। यानी लोकसभा में अगर बहुमत है तो सरकार रहेगी, बहुमत नहीं है तो सरकार नहीं रहेगी। राज्यसभा से उसका कोई लेना देना ही नहीं रहता है। तो अगर मान लीजिए सरकारी कर्मचारियों को वेतन और भत्ता देना है, तो ऐसी दशा में लोकसभा में ही धन विधेयक आना चाहिए, और धन विधेयक पर लोकसभा को ज़्यादा शक्ति होनी चाहिए, तभी जा कर के काम हो पाएगा। नहीं तो सरकार के रहने का मतलब क्या होगा, लोग थू थू करके सरकार की भद्द पीट देंगे। दूसरे शब्दों में, सरकार के रहने का मतलब क्या है, जब वो किसी का वेतन और भत्ता ही ना दे पावे। तो इस प्रकार से जो है लोकसभा को इस मामले में ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई। चूँकि इस बात की कोई गारंटी तो है नहीं कि राज्यसभा में भी सरकार की बहुमत हो ही जाए, चूँकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, लोकसभा का चुनाव 5 साल के बाद हो जाता है। तो ऐसी दशा में संभव है कि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत ना हो, और राज्यसभा वैसे ही राज्यों की सभा है, राज्यों में जिसकी सरकारें होती हैं वो वहाँ के विधायक चुन करके भेजते हैं, तो राज्यसभा की स्ट्रेंथ बनती है। तो इस प्रकार से हो सकता है विरोधी दलों की बहुतायत हो और वो सरकार के हर पक्ष का, हर चीज़ का, हर प्रस्ताव का विरोध करें। ऐसे में सरकार पलट जाएगी, सरकार गिर जाएगी, और बहुमत सरकार को लोकसभा में साबित करना है। तो इस प्रकार से लोकसभा को ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई, ताकि सरकार को पैसे रुपए के मामले में कोई व्यवधान का सामना न करना पड़े। खैर जो भी है, इस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा की समान स्थिति होती है। अनुच्छेद 110(1)(c) के अंतर्गत समेकित निधि और आकस्मिक निधि, सरकार के पास 3 तरह के खाते होते हैं। जैसे आप बैंक में सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट इत्यादि खोलते हैं, उसी प्रकार से सरकार RBI के पास 3 तरह के खाते खोलती है। RBI ने SBI को अपने एजेंट के रूप में मान्यता दे रखा है, और ये जिम्मेदारी दे रखी है कि भाई वो सरकार के कामकाज को बखूबी करे RBI के बिहाफ पर। तो ये तीनों खातों को ऑपरेट करने का काम RBI करती है मूल रूप से। इस समय SBI उसकी देखरेख कर रही है। खैर जो भी है, तो समेकित निधि यानी संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टिजेंसी फंड यानी आकस्मिक निधि, जो 1950 में 500 करोड़ के एक इम्प्रेस्ड कैश से शुरू की गई थी, और एक लोक लेखा निधि है। लोक लेखा निधि और कंसोलिडेटेड फंड के कस्टडी का जिक्र अनुच्छेद 266 में किया गया है।
आकस्मिक निधि यानी कंटिजेंसी फंड के कंट्रोल या उसके कस्टडी का जिक्र जो है अनुच्छेद 267 में किया गया है। खैर जो भी हो, ये 3 तरह की प्रमुख खाताएँ या निधियाँ होती हैं जिन्हें सरकार मैनेज करती है। तो इस प्रकार से मान लीजिए देश में कहीं भूकंप आए, कहीं कहीं सुनामी आए, कहीं चक्रवात आए या ज्वालामुखी फटे और उससे पीड़ित लोगों को तत्काल मदद पहुंचानी हो, तो संसद के ऐसा तो है नहीं संसद की भाई ढोल बजा करके तुरंत संसद के सभी सदस्यों से कह देंगे तुरंत बैठिए आप लोग। तो इसमें ना तो संसद की अनुमति लेनी पड़ती है, ना राष्ट्रपति की अनुमति राष्ट्रपति की अनुमति बाद में लेनी पड़ती है, लेकिन वो एक पोस्टमार्टम की तरह से एक खाना पूर्ति होता है। यही सब कुछ ऐसे कारण है कि हर पार्टियां चाहती हैं राष्ट्रपति अपने पार्टी का ही या फेवर करने वाला हो, और इस समय तो वही हैं द्रौपदी मुर्मू साहब, नरेंद्र मोदी जी की पसंद हैं और वो बीजेपी की कार्यकर्ता रही हैं, तो वही करेंगी जो नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे। खैर जो भी है, तो इस प्रकार से मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो आकस्मिक निधि होती है उससे तत्काल फंड रिलीज़ करके इन सब चीज़ों से, चाहे वो हादसे हों, चाहे घटनाएं हों, यानी वो चाहे एक्सीडेंट हो या इवेंट हो, उनसे निपटने का काम सरकार करती है और पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाती है। हालांकि उसके अतिरिक्त भी 2-3 कोष हैं, जैसे पीएम केयर फंड है, एक प्रधानमंत्री ने बनाया था मार्च 2020 में, उसको लेकर के विवाद हुआ था। हालांकि उसमें कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ओके कर दिया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से एक वेलफेयर फंड भी है, रिलीफ फंड उसको कहते हैं। तो रिलीफ फंड के अतिरिक्त पीएम केयर फंड है। पीएम केयर फंड को ही मार्च 2020 में नरेंद्र मोदी ने, कोविड पीरियड शुरू हो गया था, उसी दौरान बनाया था। एक याचिका को डिस्पोज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री के इस फैसले को सही पाया था। खैर जो भी है, तो वो भी है। तो इसके अतिरिक्त भी वो 2 चीज़ें जिससे मदद पहुंचाई जाती है, वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पर आधारित है पीएम केयर फंड, और उसे निजी निधि के रूप में ट्रीट किया जाता है। उसे रिलीफ फंड की तरह से ऐसा नहीं कि आजीवन कांग्रेस का अध्यक्ष उसका एक सदस्य होता है। केयर फंड में प्रधानमंत्री तो उसका चेयरपर्सन होता ही है, लेकिन वो अपने मर्जी से अन्य लोगों को नामित करता है। इस प्रकार से उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि वो कांग्रेस का अध्यक्ष ही शामिल हो। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि आकस्मिक निधि के अतिरिक्त 2 अन्य निधियां भी होती हैं जिससे सरकार पीड़ित लोगों को मदद पहुंचाती है। तो इसमें बी उपवाक्य में यही बात कही गई है। अब सी की जहाँ तक बात है, सी में यही बात कही गई है। अब डी की जहाँ तक बात है, तो डी में समेकित निधि यानी संचित निधि से पैसा निकालने की व्यवस्था की गई है कि सरकार समेकित निधि, चूँकि सबसे बड़ी निधि होती है, 90% से ज़्यादा पैसे उसी में रखे जाते हैं सरकार के और उसी से निकाले जाते हैं। यानी रेलवे के चपरासी का वेतन और भत्ता भी समेकित निधि से ही दिया जाता है। तो सरकार उससे पैसा, और बिना संसद के, लोकसभा मुख्य होती है, बिना संसद के परमिशन से उसको निकाला नहीं जा सकता। तो सरकार समेकित निधि से पैसा निकाले, ये इसका मुख्य रूप से जिक्र जो है सी में किया गया है, डी में किया गया है, सॉरी। उसके बाद से ई आता है, यानी किसी भी खर्चे को भारित व्यय के रूप में घोषित करना। संसद को अधिकार है कि वो नए पद या संस्था को भी इसमें जोड़ सकती है, और कहा जाता है कि यूपीएससी के चेयरपर्सन और मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर आदि के वेतन भत्ते को भी कानून बना करके और संचित निधि में शामिल कर दिया गया है, सॉरी चार्ज एक्सपेंडिचर यानी भारित व्यय में शामिल कर दिया गया है, जो कि कंसोलिडेटेड फंड से ही दिया जाता है। लेकिन उस पर मतदान नहीं हो सकता, उस पर केवल बहस कर सकती है संसद। उस पर मतदान करके इन संस्थाओं या इन पदों को के अलाव में धन परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज होते हैं, हाई कोर्ट के जजेज होते हैं, कैग होता है। अब तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के चेयरपर्सन और मेंबरान को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, ताकि ये लोग निष्पक्ष होकर के काम कर सकें। अब आप पैसा ही इनका कम कर देंगे
तो फिर तो ये निष्पक्ष रह ही नहीं जाएंगे। इसीलिए संसद को केवल बहस का अधिकार दिया गया है, संसद को इनको घटाने का अधिकार नहीं दिया गया है जब तक ये लोग अपने पद पर हैं, या पद के बाद रिटायर होते हैं उसके बाद जो बेनिफिट मिलता है उस मामले में भी यही नियम लागू होता है। यानी संचित निधि से चार्ज एक्सपेंडिचर के तहत, भारित व्यय के तहत ये खर्चा निकाला जाता है और ये एक मुश्त निकाल दिया जाता है। इस पर संसद मतदान नहीं कर सकती। और चीज़ों के लिए एक पाई भी निकालने के लिए सरकार को संसद के पास जाना है। हालांकि इसमें कुछ अन्य चीज़ों को भी चार्ज एक्सपेंडिचर में रखा गया है, जैसे न्यायालय के द्वारा डिक्री के तहत अर्थदंड लगाया जाए सरकार पर कि भाई किसी को देना है। जैसे अभी उसके पहले चीफ थे, पूर्व में वैज्ञानिक थे इसरो के, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से भी जुड़े हुए थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc से भी जुड़े हुए थे बेंगलुरु से। एक केरल के थे, उनको अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी केरल हाई कोर्ट के फैसले को जायज़ ठहराते हुए उनको 50 लाख केरल सरकार को आदेश दिया है कि 50 लाख रुपए उनको दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में ये भी ऑनर करना, इसीलिए फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का प्रयोग किया गया है सब क्लॉज बी में। तो सरकार को ये भी करना है, ये भी चार्ज एक्सपेंडिचर का ही हिस्सा होता है। दूसरे शब्दों में ऐसा नहीं है कि ये संसद के तहत मतदान के लिए छोड़ दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश को धत्ता बता दिया जाए, ऐसा नहीं होता। इसमें कोर्ट चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट के आदेश के पालन यानी डिक्री के पालन की व्यवस्था की गई है और उसे भारित व्यय के अंतर्गत रखा गया है। इसी प्रकार से जो सरकार ने कर्जा लिया है उसके पुनर्भुगतान से संबंधित चीज़ों को भी भारित व्यय के अंतर्गत रखा गया है। नहीं तो पता चला कर्जा लेकर सरकार ने कह दिया हम नहीं देंगे, क्या करोगे। तो इस प्रकार से जो है तब तो कोई कर्जा देगा ही नहीं। तो इस प्रकार से सरकार रिपुडिएट नहीं कर सकती इन सब चीज़ों को, इनको भी भारित व्यय में रखा गया है। या संसद इस पर मतदान करके कम नहीं कर सकती, भाई बहुत कर्जा है इसको कम करो, ठीक है, इसमें सरकार की ही बंद पिटेगी, इसीलिए इसको भारित व्यय में रखा गया है। और आखिरी आता है एफ का मामला संचित निधि यानी समेकित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट्स फंड से है। इसमें पैसा डालने और पैसा निकालने की व्यवस्था करने से संबंधित है। साथ ही इन लेखाओं के ऑडिट से संबंधित भी है, यानी लेखा परीक्षण से संबंधित भी है कि इनका लेखा परीक्षण कैसे किया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ राज्यों को भी इसमें शामिल किया गया है कि भाई राज्यों के भी इन लेखा का, खास करके पब्लिक अकाउंट्स का कैसे लेखा परीक्षण किया जाए। एक्चुअली कैग ही करता है, कैग ही कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट्स फंड दोनों का लेखा परीक्षण करता है, कॉन्टीजेंसी फंड का भी करता है। राष्ट्रपति जैसा निर्देश दे, अब जैसे संघ लोक सेवा आयोगों के कॉन्टीजेंसी फंड भी होते हैं लेकिन उनका नहीं करता है, तो राष्ट्रपति के कहने पर ही करता है। राष्ट्रपति जैसा आदेश देता है वैसे वो करता है। संघ लोक सेवा आयोगों संघ राज्यों के पास जो है समेकित निधि भी होता है, लोक लेखा निधि भी होता है, आकस्मिक निधि भी होता है, लेकिन वहाँ लेखा परीक्षण करने के लिए राष्ट्रपति से पूछना जरूरी होता है कैग को। तो जनरली इनका लेखा परीक्षण भी कैग ही करता है, चाहे वो लोक लेखा निधि हो चाहे समेकित निधि हो। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से लोक लेखा निधि के ऑडिट की बात कही गई है कि भाई उसका ऑडिट तो कराया ही जाना चाहिए, हर हाल में कराया जाना है। हालांकि समेकित निधि को भी इसके साथ रखा गया है और इसलिए ऐसा माना जाता है कि समेकित निधि का भी ऑडिट प्राइवेट एजेंसी नहीं कर सकती, कैग ही करेगा। खैर जो भी है, पॉल एचएपल भी इसकी आलोचना भी करते हैं, खैर उसके बारे में हम कोई बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद से आता है एक जी, उपवाक्य जी है, वो केवल कहने के लिए जी है, यानी ऊपर जो ए से एफ तक के उपवाक्य हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई भी मसला है तो वो भी धन विधेयक का ही हिस्सा होगा, यही कहा गया है इसमें। यानी कोई मैटर इंसिडेंटल अगर है तो वो भी धन विधेयक का ही हिस्सा होगा। जैसे मान लीजिए कोई कर ऐसा है जो 110(1)(a) के अंतर्गत नहीं आता, चूँकि उसमें वसूली और अन्य चीज़ों को भी की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी अगर वो इंसिडेंटल उससे रिलेटेड है तो संभवतः वो भी इसी का हिस्सा होगा, धन विधेयक का हिस्सा होगा। यानी लोकसभा को अधिक शक्तियाँ प्राप्त होंगी, राज्यसभा को कम शक्तियाँ प्राप्त होंगी। इसी को लेकर के अनुच्छेद 110(2) की व्यवस्था की गई है, यानी जो अर्थदंड लगाया जाता है
या जो फीस ली जाती है, जो लाइसेंस शुल्क लिया जाता है या जो अन्य फीस ली जाती है, इन सब चीज़ों को उससे धन विधेयक से बाहर रखा गया है। और इसी तरह की बात अनुच्छेद 117(2) में भी कही गई है। अनुच्छेद 110(2) में तो यहाँ तक कहा गया है कि भाई अगर इनमें से किसी चीज़ को लगाना हो, समाप्त करना हो या उसके प्रकृति में बदलाव करना हो, उसमें कोई और संशोधन करना हो या उसके विनियमन करना हो, यानी वही इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेगुलेशन या अल्टरेशन या रेमिशन, इन सब चीज़ों से संबंधित कोई, रेमिशन पहले आता है, उसके बाद अल्टरेशन, लास्ट में रेगुलेशन है। खैर क्रम आप बना सकते हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संविधान में एक्चुअली पहले इम्पोजिशन है, फिर एबोलिशन है, फिर उसके बाद से रेमिशन है, फिर अल्टरेशन है, लास्ट में रेगुलेशन है। तो अगर ये किसी फीस से संबंधित है या किसी सेवा से संबंधित है, सेवा शुल्क से संबंधित है, तो उस पर ये लागू नहीं होगा। दूसरे शब्दों में उसे इसके अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, तो यानी धन विधेयक के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। कहने का मतलब वो केवल इस वजह से धन विधेयक नहीं मान लिया जाएगा कि भाई वो भी पैसे रुपए से संबंधित है, तो इस प्रकार से इनको इससे अलग रखा गया है। अनुच्छेद 110(3) में कहा गया अगर कोई विवाद खड़ा होता है किसी विधेयक को लेकर कि ये धन विधेयक है कि नहीं, तो स्पीकर का फैसला अंतिम और सबके लिए बाध्यकारी होगा, सब लोग उसको मानेंगे। इसी चीज़ को चैलेंज किया है जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 7 जजों की संविधान पीठ इसकी सुनवाई कर रही है और इस पर अब फैसला आने वाला है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जब भी स्पीकर इस तरह के मसले देखता है तो एक ट्रिब्यूनल की भांति काम करता है, अधिकरण की भांति काम करता है, जिसके फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार पीड़ित व्यक्ति को है, पीड़ित पक्ष को है। इसी के तहत ये सुनवाई चल रही है। खैर जो भी अब देखना है सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। आज फिर डी.वाई. चंद्रचूड़ का एक बयान था कि हम इसमें जल्दी ही फैसला देंगे, तो हमको लगता है अपना कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही, अक्टूबर के पहले ही किसी भी टाइम ये फैसला आ सकता है। जो भी है, तो अनुच्छेद 110(3) में ये कहा गया, 110(4) में ये कहा गया है जब भी राज्यसभा को धन विधेयक लोकसभा के द्वारा भेजा जाए तो लोकसभा के स्पीकर का सर्टिफिकेट जरूरी है। यही नहीं, जब राष्ट्रपति को सिग्नेचर के लिए भेजा जाए तब भी लोकसभा के स्पीकर के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ताकि प्रेसिडेंट तुरंत उस पर साइन कर दे, क्यों पुनर्विचार के लिए धन विधेयक को वापस किया नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से उसके खिलाफ वीटो का प्रयोग ऑलमोस्ट एक तरह से नील ही है। हालांकि ये कहीं कहा नहीं गया है, लेकिन राष्ट्रपति अपने मर्जी का ही प्रधानमंत्री रखता है। जनरली अपने पार्टी के ही किसी आदमी को राष्ट्रपति चुनता है। वो इसीलिए चुनता है भाई बिना मतलब का बखेड़ा इन सब चीज़ों को लेकर के खड़ा ना किया जाए। जो भी है, ये तो धन विधेयक से संबंधित रहा। अब अगर अनुच्छेद 110(1) से F तक किसी भी आइटम का जिक्र है तो वह विधेयक जो है प्रथम श्रेणी का वित्त विधेयक कहा जाएगा, ठीक है। और उसे वित्त विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति की सहमत से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य चीज़ का जिक्र है, जैसे मान लीजिए ट्रिब्यूनल अधिकरण का जिक्र है, तो और इनमें से भी कोई चीज़ का जिक्र कर दिया है तो वो साधारण विधेयक की तरह से ही ट्रीट किया जाएगा। दूसरे शब्दों में जनरली 110(1) के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं, अगर उनका किसी एक्सक्लूसिवली उनका जिक्र है तो 117(1) के अंतर्गत प्रथम श्रेणी का वित्त विधेयक माना जाएगा। और अगर उनके अतिरिक्त या उनके साथ किसी अन्य चीज़ का भी जिक्र कर दिया गया है, जैसे ट्रिब्यूनल अधिकरण का जिक्र कर दिया गया है, तो उसे जनरली 117(3) में रखा जाता है। जनरली होता यही है, जो व्यवहार में होता है कि 110(1) से लेकर F तक जो भी चीज़ें हैं उनमें से अगर किसी चीज़ का जिक्र किया है और उसके साथ किसी अन्य चीज़ का भी जिक्र किया है तो जनरली उसे सरकार वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी में ही मानती है। और केवल अगर अतिरिक्त किसी चीज़ का जिक्र किया, जैसे अधिकरण एक अतिरिक्त चीज़ है, उसका जिक्र किया है तो उसे 117(3) के अंतर्गत उसे वित्त विधेयक द्वितीय श्रेणी का मानती है और उसे बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट करती है। फिर राज्यसभा को लोकसभा के बराबर ही शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। हालांकि इंट्रोडक्शन लोकसभा में ही होगा और राष्ट्रपति के कहने से होगा, ये दो ही समानताएँ होती हैं। तो हमने कोशिश किया कि धन विधेयक और वित्त विधेयक के बीच आपको अंतर बताया जाए, साथ ही धन विधेयक को परिभाषित किया जाए
धन विधेयक में क्या क्या आइटम होते हैं। उम्मीद है आप इससे काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद, यूँ ही देखते रहिए।